खुलासा। पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने यहां पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी को निशाना बनाया था। मुरीद के एयरबेस के सबसे सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में तबाही का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। मैक्सॉर टेक्नोलॉजी की बात लगातार लोग कर रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरों ने नूर खान और मुरीद के एयरबेस पर हुए नुकसान की गंभीरता को उजागर किया है। तस्वीरें में हम दिखा देते हैं, सैटेलाइट इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजरी है और ये बताती है कि वहां पर बहुत कुछ हुआ है। केवल ये कह देना फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो भी कहा जाए वो आसिम मुनीर को बना देना इस बात का सबूत नहीं है कि कोई बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। सैटेलाइट इमेजरी कुछ गलत यहाँ पर नहीं कह रही है। मैं रुक करता हूँ मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपको रुक करता हूँ। राजन कोचर सर, अभी चर्चा में सारी बातें आ गई कि भारत ने जो 11 प्रिसीजन स्ट्राइक की थी उसके बाद कुछ हुआ है ऐसा जो कि चर्चाओं में है। तो मई 10 के वी आवर्स में क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ जो 11 प्रिसीजन स्ट्राइक है, और क्या इन 11 में से हम केवल 3 को छांट लें जिसमें नूर खान है, जिसमें जैकोबाबाद है और जिसमें सरगोधा है, क्या इन्होंने पिक्चर बदल दी? और क्या पाकिस्तान को और वर्ल्ड पावर्स को यह लगा कि वन मोर एयर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी? मेजर जनरल राजन कोचर। धन्यवाद राजीव जी। एक तो पर्सपेक्टिव में आपको देता हूं। पाकिस्तान के पास 13 ऑपरेशनल एयर बेसेस हैं टोटल, और आपने उनमें से 11 को स्ट्राइक किया है। बचा क्या? इसको मुश्किल से 2 एयरबेस बचे। अब जब आपके एयर बेसेस ऑपरेशनल नहीं होते हैं तो आपका हवाई जहाज अगर टेक ऑफ भी कर लेता है लैंड नहीं कर सकता है, बिकॉज हर एक एयरबेस में 2 टैक्सी के ट्रैक्स होते हैं और अगर आप एक को नष्ट कर लेते हैं तो दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। पर अगर आपने दोनों के ऊपर घात किया है तो वो एयरबेस नॉन फंक्शनल हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आपने रडार की 2 साइट्स हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे हम सरगोधा की जब बात करते हैं तो अगर आपने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब कितनी देर के लिए नॉन फंक्शनल होगा ये डिपेंड करता है कि आपने जो कितना ज़्यादा उसको नुकसान एक्चुअली पहुंचाया है। पीरियड आप उसको मान के चलिए कि 72 आवर्स से लेके आपके 2 हफ्ते तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हाईलाइट करता हूं। डॉन न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार निकला था कि 4 एयर बेसिस के ऊपर टेंडर की रिक्वायरमेंट थी और वो रिपेयर के लिए नहीं था, वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए था। इसका मतलब है कि 9 में से 4 एयर बेसिस को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है कि वहां पे रिपेयर भी नहीं हो सकता है और रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। और रिकंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं जिस तरीके से टेंडर होता है और फिर उसका प्रोसेस होता है, काम शुरू होता है, उसमें महीने लग जाते हैं। तो पाकिस्तान को एक क्लैरिटी हो गई थी कि आगे जो है लड़ाई वो इसको खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एयर पावर को भारत ने काफ़ी हद तक डिग्रेड कर दिया था। कुछ एनालिस्ट जो हमारे एयरफोर्स के हैं उनका ये भी मानना है कि तकरीबन उनकी एयर पावर 40% से ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी थी। अब जब ये सिनारियो आपके सामने आएगा तो कौन दौड़ा जाएगा सीज फायर के लिए, मुझे आप बताइए। पाकिस्तान एक स्टेटमेंट उनका प्राइम मिनिस्टर देता है या उनका कोई मिनिस्टर की स्टेटमेंट में देख रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि भारत गया था सीज फायर मांगने के लिए। देखिए ये झूठ है। ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, हमको तो जरूरत नहीं थी सीज फायर के लिए, कोई भी वजह नहीं थी, रीजन नहीं पाकिस्तान ने दिया कि भारत क्यों गया जब आपके एयर बेसेस आपके डैमेज हुए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है इस डिस्कशन में, डैमेज टू द एयर डिफेंस सिस्टम। आपके HQ-9 को डैमेज हमने किया, आपका लाहौर और आपका कराची, ये आपके 2
खास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम्स आपके डैमेज हुए थे। अब इसका मतलब है कि हमारे से कोई भी स्ट्राइक अगर अंदर जाती है, मिसाइल जाते हैं, ऐसी कोई जाती है, तो पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाएगा। और पाकिस्तान समझ गया था कि अभी ये हम फौज में बोलते हैं सैल्वो, ये एक फर्स्ट सैल्वो था भारत का, और सेकंड सैल्वो अगले दिन आना था। और अगले दिन अगर ये सैल्वो आ जाता तो पता नहीं इसको पाकिस्तान में कहां कहां पे क्या क्या पे इसको क्या अपना नुकसान हो जाता। और लास्ट स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, हमारे जो डीजी एयर डिफेंस की स्टेटमेंट है, ये मैं उसकी एक लाइन आपको इसको बताना चाहता हूं। डीजी एयर डिफेंस ने ये बोला है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पे हमारी ड्रोन्स या हमारी मिसाइल्स पहुंच सकती। कहीं पर भी आप अपनी कोशिश कर लो छुपने के लिए, पाकिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पे हम आपको स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के एक्शन लेना, बिकॉज पाकिस्तान को एक सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। एक फर्स्ट चांस भारत ने दे दिया, भारत ने सीज फायर एग्री कर दिया, बिकॉज हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए थे और हमको इस लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं थी। और जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही मीट हो गए तो हम क्यों और लड़े। पर नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन नहीं आएगी जो लोग समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा नहीं होगा, वो और भी भयानक होगा, और ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशन और भी भयानक होगा, या पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं मेजर जनरल राजन कोचर का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और जब वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे वजन होता है, उनकी एक लंबी सर्विस है, उनका एक अनुभव है जो ये बातें करता है। लेकिन जो कुछ मैं पढ़ पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो भयानक वाला एपिसोड देर सवेर आ ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिना ऐसा कुछ किए शायद चैन से बैठ नहीं सकता है। 71 के बाद 79 में ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में कह दिया था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसके बाद वो उसी पॉलिसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कारगिल में भी झेल चुके हैं और अभी भी मार खा चुके हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या जो सीज फायर की कहानी बनाई गई, बताई गई और सुनाई गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए दिखाई पड़े, क्या किसी बिना डॉक्यूमेंट को साइन किए बिना ये चीजें हो सकती हैं? और अगर डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए तो क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? राजीव जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका तफसील से जवाब दूं। पहली बात है कि